बेटे गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। और सभी लोग ठीक हो? हाँ जी। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे मेरे बेटे हम? इन्वेंट्री। आज इन्वेंट्री की हमारी लास्ट क्लास है मेरे बेटे की। और इन्वेंट्री में आज हमने क्या पढ़ना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है मेरे बेटा, ठीक है ना, जो फ्यूचर में आपके काम आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ओवर ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे बेटा। लिख लो प्लीज। ओवर ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बेटा सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, जब भी मैं इन्वेंट्री की बात करता हूं तो कौन सी इन्वेंट्री की बात करता हूं, मालूम है आपको? मैं जब भी इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं आजकल, वो इन्वेंट्री हो रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री। और आपको अगर याद हो मेरे बेटा, जो इन्वेंट्री की बात जब हमने स्टार्टिंग में करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारी ट्रेडिंग कंसर्न होती है और एक, याद आया कुछ? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो हमारी इन्वेंट्री होती है, तो ट्रेडिंग में हमारी कौन सी होती है मेरे बेटा जी? फिनिश गुड्स। इसमें क्या करते हैं हम बेटा? परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात आती है, तो हमारे लिए सबसे पहले क्या होता है इसमें? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स, और फिर फिनिश गुड्स। याद आया कुछ? और क्या होता है? क्या वर्ड बोला? पैकिंग मटेरियल। तो ये सारी चीजें हमारी इन्वेंट्री में आती हैं। और आपको ये बताऊं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन्वेंट्री की जब भी मैं बात करूंगा या बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं इन्वेंट्री को, तो आपको अलग अलग दिखानी, ये हमारी अलग अलग दिखानी पड़ेगी। का मतलब स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है, वैधानिक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है। क्या लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? कि अब जब आप बैलेंस शीट में आप अपनी इन्वेंट्री को दिखाएंगे, अब आप इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मेरे बेटा जी? सिंपल सी बात है, ये बैलेंस शीट है हमारी। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स अलग दिखाएंगे, रॉ मटेरियल अलग दिखाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें अलग अलग आएंगी मेरे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स। हाँ और ना मेरे बेटा जी? ये हमारी, मैंने कहा, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। कंपनी एक्ट कहता है कि जो भी अब आप इन्वेंट्री दिखाएंगे वो अलग अलग सेपरेट दिखाइए कि आपके पास कितनी है। तो ये हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, ये हमारी किस में आता है बेटा? ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू क्यों किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं, तो उसमें पढ़ेंगे आज ये चीजें। लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक था, मेरा टॉपिक क्या था मेरे बेटा जी? अंडर और ओवर वैल्यूएशन।
ये टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ और जरा ध्यान से सुनना, कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में आता है, किसमें आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या पी एंड एल में? बोलते ही नहीं है। ट्रेडिंग में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और फिर मेरे को बताना है आपको। ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ओपनिंग स्टॉक 80, परचेज 200, डायरेक्ट एक्सपेंस 20, सेल 260, क्लोजिंग स्टॉक 90। टोटल कर लीजिए साहब, क्या निकल कर आएगा? कितना हो गया ये? 350 और कितना निकला ये? 50 ना। ये एक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है अपनी साइड से। अब सपोज करते हैं मेरे बेटा बाई मिस्टेक, अब मिस्टेक की बात कर रहे हैं हम लोग। बाई मिस्टेक क्या हुआ कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपका मेरे बेटा जी 90 है, ये वाला, बाई मिस्टेक आपके अकाउंटेंट ने इसको 100 लिख दिया, इंक्रीज हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। आप टोटल करके देख लीजिए। अब टोटल जब 100 ये लिया तो अब यहाँ 350 की जगह क्या हो गया मेरे बेटा जी? 360। यहाँ 360 और 360 में से मेरे बेटा जी ये 300 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? क्या ये बात आपको समझ में आती है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ गया, हाँ और ना। और ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट तक जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है तो नीचे हम क्या बनाते हैं मालूम है ना? इसके नीचे क्या बनाते हैं? पी एंड एल। ये इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पर भी हमने क्या लिखते हैं मेरे बेटा जी? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 60। तो यहां पर भी हमने क्या ग्रॉस प्रॉफिट को 10 रुपए इंक्रीज ही दिखाया है। तो इसमें से हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे उनको माइनस करेंगे, तो हमारा मेरे बेटा जी अगर 20 रुपए एक्सपेंस है तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा? कहने का मतलब अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अब मैं क्या बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट वर्ड यूज करूंगा, तो प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट भी वर्ड यूज होगा और प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट भी होगा। क्लियर है? तो पहले ये बात आपको समझ में आ गई मेरे बेटे। अब सपोज करो, सपोज इसी को मैं दोबारा बनाता हूं, 80, 200, 200, मेरे 20 बताना मेरे को कौन कौन सी फिगर थी और फिर एक बार एनालिसिस करते हैं। फिर बस लो मेरे बेटे, ये फिर अगेन ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं। कितना था ओपनिंग स्टॉक? परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल 260। ये सही, मतलब बिल्कुल ओके है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं मेरे बेटा इसमें। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला था, तो आपने ये तो देख लिया कि अगर मेरे बेटा जी आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी
इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर हो गई ना। अब थोड़ा सा आगे चले, अब इसका अपोजिट ले लें। सपोज करिए यहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक 90 है, हाँ और ना बेटा जी। तो अब यहां पर कम लेकर चल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक 90 की जगह हो गया मेरे बेटा जी 70। अब आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? टोटल करके देख लीजिए, 260 प्लस 70 कितना हो गया मेरे बेटा जी? 330। ये 330 और 330 में से ये लेस किया तो हाँ और ना। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया मेरे बेटा? यस और नो? कोई डाउट? क्लियर? तो यहां से एक चीज क्या क्लियर हुई? अच्छा ये बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है मेरे बेटा? क्या क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज तो प्रॉफिट भी, हाँ और ना? कोई डाउट? और अगर अब मैं ये कहूं मेरे बेटा ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज तो प्रॉफिट डिक्रीज। सर ये क्या करा? हाँ बेटा बताने वाला हूं मैं, आइए आप यहीं पर आती है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर हमारे लिए क्या बन जाएगा? अब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं ये भी। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 90 था तो मैंने यहां पर ओपनिंग बना दिया इसको, ओपनिंग स्टॉक पहले सही लिख रहा हूं मेरे बेटा, 90 परचेज 250। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस 30, सेल 330, क्लोजिंग स्टॉक 100। ये ओके है रिपोर्ट, बिल्कुल सही। केवल गलती क्या है हमारी बेटा? अभी गलती नहीं करिए, ये क्लोजिंग स्टॉक कितना था यहाँ 90, और मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मेरे बेटा जी कितना लिखा है? 90 ही लिखा है अभी। ये ओके है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम जीपी निकाले हैं तो हमारा जीपी कितने निकलने वाला है? 430। टोटल किया 430 तो जीपी कितना निकला? कितना? देख लेना, मैच कर लेना। क्लियर? अब मैं चेंज करके दिखा रहा हूं आपको ओपनिंग स्टॉक। अभी तक ओपनिंग स्टॉक ओके था, कोई चेंजेस नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे बेटा जी, कोई एरर नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, सब काम हमारा बिल्कुल ओके चल रहा था। अब सपोज कर ले रहे हैं कि मेरे बेटा जी ये ओपनिंग स्टॉक हमारा मेरे बेटा जी 90 की जगह हो गया मेरे बेटा जी 80, कम हो गया। अब टोटल फिर करो, ग्रॉस प्रॉफिट पर इंपैक्ट देखिए। ये क्रेडिट में 430 है, 430 रहेगा। 430 में से अब लेस करेंगे तो यहां पर 60 की जगह क्या आ जाएगा? बोलो क्या आ गया मेरे बेटा? 70 आ जाएगा। मतलब ये इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ? अगर ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। अरे हाँ और ना? और अगर मैं इसी को अगर मैं कहूं कि ओपनिंग स्टॉक मेरे बेटा जी अगर मैं इसको 100 कर दूं तो ये क्रेडिट में तो 430 रहेगा। अब डेबिट में 100 माइनस करेंगे, 250 माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे बेटा जी? ये बचेगा 50। कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है। अरे हाँ ना? अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज तो प्रॉफिट भी इंक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक कम। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बेटे? हाँ और ना? तो आपको ये रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना था मेरे को कि क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट, और अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे बेटा जी
डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज, ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज, प्रॉफिट भी इंक्रीज क्या डिक्रीज? ये कैसे हुआ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? सही से बताओ मेरे बेटा, ऐसा तो नहीं मैंने रटा दिया हो? पक्की बात है? इसमें कुछ पूछना है आपको? ये 12th में था कॉन्सेप्ट, करो किस चैप्टर में था याद करो। 12th में था, 12th में फाइनल अकाउंट तो था ही नहीं भाई, 11th में था वो तो, और 11th में तो इतनी चीज आनी नहीं है, मैं 12th की बात कर रहा हूं। देखना आज घर जाकर, गुडविल में था बेटे। जब गुडविल के क्वेश्चंस हो रहे थे तो उसमें क्वेश्चनों में था कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया गलती से, तो आपको प्रॉफिट एडजस्ट करना होता था। याद आया? आपको शॉर्टकट में लिखवा दिया गया था लास्ट ईयर, मतलब 12th में, कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है तो करेंट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज। ये क्यों लिखवाया था बताओ? मैंने बताता हूं क्या लिखवाया था। क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो आपको लिखवाया गया था करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज मतलब प्लस, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट। क्यों ऐसा क्यों लिखवाया? अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, बताओ क्या चीज बेटा? में नहीं प्रॉफिट का एडजस्ट करने, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है ओवर वैल्यूएशन हो तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट हमारा करंट ईयर का तो इंक्रीज हो जाता है, तो प्लस कर दिया। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाता है। अरे हाँ और ना भाई, करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक है तो प्रॉफिट इंक्रीज, तो क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज। नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में तो इंक्रीज वैल्यू दे रखी है ना, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट 2 सालों में पड़ता है, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ गया? एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, क्या आपने वर्ड सुना है बेटा जी इन्फ्लेशन? क्या होता है? इकोनॉमिक्स में सुना होगा, अकाउंट्स में तो पहली बारी मैं पढ़ रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ 11th 12th और सीए में। क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं केवल, और इन्फ्लेशन में भी क्या बात करने जा रहा हूं कि इन्फ्लेशन का केस है और स्टॉक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ रहा है का मतलब क्या है बेटा जी? इन्वेंट्री के केस में बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। इन्वेंट्री इन्फ्लेशन हो रही है। क्या मतलब होता है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का मतलब मेरी नॉलेज में तो ये होता है भैया, पहले हमने कोई चीज 8 रुपए की खरीदी थी, जब सेकंड टाइम खरीदने गए 10 की हो गई, फिर खरीदने गए 12 की हो गई, फिर खरीदने गए 13 की हो गई, फिर खरीदने गए 14 की हो गई, और फिर खरीदने गए तो 16 की हो गई। इन्फ्लेशन इसी को ही तो बोलते हैं भाई, मतलब वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। हाँ और ना? अब आपका यहाँ क्या लेना देना है मेरे बेटा? आपका तो बहुत बड़ा यहाँ पर खेल है मेरे बेटा इन्फ्लेशन का। अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू इन्फ्लेशन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? मैं आपसे वो पूछ रहा हूं। तो इसमें 2 केस पूछे जाएंगे आपसे मेरे बेटा, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपकी फर्म फिपो मेथड यूज करती है, फिपो, तो क्लोजिंग स्टॉक
जो होगा या बचेगा रिमेनिंग, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो सोल्ड नहीं हुआ, वो किस वैल्यू का होगा, हायर वैल्यू का होगा कि कम वैल्यू का होगा? कौन सी वैल्यू का? कैसे पता चला मेरे बेटा? अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने सबसे पहले, मैं समझाने के लिए, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो भी समझ लें कि ये मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 इस तरह से आइटम खरीदे थे। और फिफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आएगा पहले हम वो निकालेंगे। तो हम पे जो क्लोजिंग बचेगा मेरे बेटा, पहले अगर सपोज करिए किसी को फर्म में, हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, और रॉ मटेरियल हम पहले इशू कौन सा करेंगे, पहले वाला, फिर कौन सा करेंगे, दूसरे वाला, फिर क्या कौन सा करेंगे, तीसरे वाला, बचेगा कौन सा, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा, लास्ट का मतलब ये हुआ बेटा जी हायर वैल्यू के बचेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपका कौन सी वैल्यू का होगा? क्या ये बात समझ में आती है? अगर क्लोजिंग स्टॉक हायर वैल्यू का है मेरे बेटा, तो प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर यही केस फिफो की जगह मेरे बेटा जी ले रहा हूं अब मैं लिफो में, यही है इन्फ्लेशन का, याद रखना, इन्फ्लेशन का ही केस है। लेकिन अब हो रहा है बेटा जी लिफो। इसका क्या मतलब होगा बेटा, समझ में आए? पहला कौन सा निकालेंगे, पहला वाला या लास्ट वाला? लास्ट वाला। पहले हम निकालेंगे इस वाले को, फिर निकालेंगे सेकंड लास्ट को, फिर निकालेंगे फोर्थ वाले को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले लास्ट वाले को पहले निकालेंगे, बचेगा कौन सा मेरे बेटा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बचेगा वो बेटा जी कौन सा बच रहा है मेरे बेटा, ये बचे लोअर वैल्यू का, सिंपल सी बात है। तो मेरे बेटे अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ मेरे बेटा, कि क्लोजिंग स्टॉक लिफो में कौन सा बचेगा मेरे बेटा जी, लोअर वैल्यू। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, कम, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, अरे बोल दो, नहीं समझ में आया? कोई डाउट? ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं भैया, हकीकत, क्योंकि मेरी तरफ से बड़े बड़े क्वेश्चन जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने सब करवा दिए, सब। मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका ही नहीं था आपके लिए। और आप भी कह रहे थे संजय सर शुरू करो आप पे दूसरा चैप्टर, तो मेरे बेटे कहने का मतलब ये एक एक मार्क्स की हमारी वैल्यू है। अगर मैं ये ना करवाऊं ना तो मन में मेरे भी गिल्टी सी फील रहती है, कुछ छूट गया यार। तो ये समझ में आ गया ना? अब इसी का मैं अपोजिट ले रहा हूं। क्या होगा अपोजिट? डिफ्लेशन या डिफ्लेशन, जो भी है, क्या यूज करते हैं वर्ड, डिफ्लेशन। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटे, रिडक्शन इन द प्राइस। रिडक्शन इन द प्राइस हो रहे हैं मेरे बेटा जी, तो मैं बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब गुड्स पहले खरीदा था तो बेटा जी क्या खरीदा था, ज्यादा अमाउंट वाला, फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम, फिर और कम। अरे हाँ और ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही साहब? ये हो गया, ये वैल्यू कम हो रही है। तो अब आप बताइए, दो केस है हमारे पास, कौन कौन से मेरे बेटा? डिफ्लेशन में पहले फिपो की बात करते हैं। फिपो के केस में क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू का होगा, डिफ्लेशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हम किसको निकालेंगे मेरे बेटा, अगर नंबर दे दें 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। तो फिपो में कौन सा निकालेंगे पहले? फर्स्ट। अरे हाँ ना। फिर कौन सा निकालेंगे? फिर कौन सा निकालेंगे? बचेगा कौन सा लास्ट में? लोअर वैल्यू 8 और 9। हाँ और ना भाई, जो पहले आएगा पहले निकालेंगे, सेकंड पे आएगा सेकंड पे निकालेंगे, थर्ड पे बचेगा कौन सा हमारे पास? लास्ट वाला। तो कहने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कौन सा होगा मेरे बेटा जी? लोअर वैल्यू। और इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? लो भाई, नेक्स्ट लिफो के केस में बताना क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा हमारा? समझ में आ गया? बताने की जरूरत है। कौन सा बचेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट में। लास्ट इन, पहले जो खरीदा वो बाद में निकालेंगे। लास्ट इन, जो पहले जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। लास्ट में पहले आया 9 तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको सोल्ड करेंगे, फिर इसको। लास्ट में हमारे पास जो बचेगा मेरे बेटा जी वो कौन सा बचेगा? फर्स्ट और सेकंड मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कौन सी वैल्यू का होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक हायर वैल्यू का है तो प्रॉफिट भी हायर ही होगा। यस और नो बेटा जी? नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी पता चल रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं एक लिख के बता दे रहा हूं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन in inventory, what will be impact on profit if firm maintain FIFO system, first in first out system? हाँ और ना? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इन इन्वेंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है लगातार। व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट इफ फर्म इन मेंटेन FIFO सिस्टम मेंटेन कर रही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे मेरे बेटा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए? सबसे पहले बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू का होगा? कौन सी वैल्यू का? हायर वैल्यू। अरे हाँ और ना? तो हायर वैल्यू कैसे होगा समझ में आ गया मेरे बेटा? जब क्लोजिंग स्टॉक हायर वैल्यू का होगा तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। तो आंसर एक नंबर में देना है कि इन इन्फ्लेशन एंड मेंटेन FIFO सिस्टम देन प्रॉफिट विल बी इंक्रीज ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज देन प्रॉफिट विल बी इंक्रीज। यस और नो बेटा जी? अरे हाँ और ना? तो ये इन्फ्लेशन डेफ्लेशन ये समझ में आता है अब? इसे बताने की लिखाने की कोई जरूरत तो नहीं है। और अगर मैं इसका समरी बना दूं, इन्फ्लेशन के केस में जब FIFO सिस्टम मेंटेन करते हैं आप, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू का होगा? बोलिए साहब। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज। हाँ और ना? लिफो में बोलो।
क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू का, ये इसकी समरी बना दी मैंने, प्रॉफिट डिक्रीज, हाँ और ना बेटा जी। डेफ्लेशन के केस में पहला फिफो, क्लोजिंग स्टॉक, डेफ्लेशन बढ़ा धीरे धीरे, तो कौन सी वैल्यू बचेगी, लास्ट वाली। अरे ये रट लिया, समझ लिया मेरे बेटे। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक बोलो कौन सा होगा, हायर वैल्यू, तो प्रॉफिट भी हायर ही होगा। कोई डाउट? तो मैं उम्मीद करता हूं अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए इन्फ्लेशन और डेफ्लेशन से रिलेटेड तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं 1 मिनट में आंसर दे दोगे नहीं दे दोगे? अरे हाँ और ना बेटा बस। और इसके बाद अब मैं एक कॉन्सेप्ट के इसके एडवांटेज क्या होते हैं इसके मेरे बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के, तो थोड़ा सा ये आपके मॉड्यूल से ही मैं यूज कर रहा हूँ और अब आपको समझ में भी आ जाएगा, पहले नहीं आता समझ में, अगर मैं डायरेक्ट आपको सिखा देता तो। आइए साहब बेटा, एडवांटेज हमारे कौन कौन से होते हैं, पहले मेरे बेटा जी एडवांटेज में जब नाम आ रहा है तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, वो हमारे कौन कौन से एडवांटेज हैं, तो पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से सुनेंगे, अभी मैंने सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम सही तरीके से एक्चुअल या करेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारी इनकम हमारा प्रॉफिट भी सही नहीं निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ गया, गलती से बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर सही कैलकुलेट नहीं करा, गलती से क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक जो इन्वेंट्री निकाल रहे हैं क्लोजिंग, उसका इफेक्ट सबसे बड़ा इनकम पे पड़ता है, हमारी इनकम हमारी गलत हो जाती है। तो सही क्लोजिंग स्टॉक निकालें तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रॉफिट भी सही निकलेगा। दूसरा मेरे बेटा जी, असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। असर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है मेरे बेटा जी, कि आपको याद है, आपको ये करंट असेट्स, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है, बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? बोलते ही नहीं है यार। तो आप मेरे बेटा इसलिए भी कैलकुलेट करना होता है क्योंकि बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दिखानी होती है, तो इसलिए भी हमारा कैलकुलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। और यहां पर फिर मैं फोर्थ पे बात कर रहा हूं, पहले स्टेचुरी रिक्वायरमेंट। स्टेचुरी रिक्वायरमेंट का मतलब वैधानिक, वैधानिक का मतलब लॉ। लॉ कहता है हमारा कि भाई आपको बैलेंस शीट में तो दिखाना है इन्वेंट्री, ये तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है ही है, लेकिन आप जब फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो आपको इन्वेंट्री अलग अलग दिखानी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि इन्वेंट्री ये नहीं कि इन्वेंट्री आपने टोटल यहां लिख दी, नहीं, बोले कि आपको फिक्स्ड एसेट्स अलग दिखाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल अलग दिखाना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस अलग होगा, ये सारी चीजें आपको अलग अलग, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पार्ट्स अलग, सब कुछ अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ये किस एक्ट में, कंपनी एक्ट ने कहा है स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है हमारी, यस और नो बेटा जी। अगर आपकी बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट करेंगे हम, फिनिश गुड्स भी दे रखा है और रॉ मटेरियल भी दे रखा है, तो फिनिश गुड्स अलग है, रॉ मटेरियल अलग है, और उसको अलग अलग, मतलब हेडिंग इन्वेंट्री रहेगी और इन्वेंट्री में सब हेडिंग दिखाएंगे, यस और नो बेटा? नहीं समझ में आया? और एक होता है मेरे बेटा जी लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस अगर आपको याद हो लास्ट ईयर की कुछ बात,
कि आप लोग रेशियो एनालिसिस में निकालते थे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन, याद है आप लोगों को। और करंट असेट्स में हमारी यहाँ पर इन्वेंट्री यूज होती थी। करंट असेट्स में क्या इन्वेंट्री होती है नहीं होती मेरे बेटा जी? होती है। तो अगर हमारी इन्वेंट्री सही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी एनालिसिस भी गलत होगी। मतलब करंट रेशियो निकाल रहे हैं। करंट रेशियो का मतलब क्या है कि कितनी हमारे पास करंट असेट्स है और कितनी करंट लायबिलिटी, मतलब हमने बाहर वालों से ले रखी है। तो हमारी एनालिसिस, हमारा एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। यस और नो बेटा जी? तो सबसे पहले इन्वेंट्री क्यों जरूरत होती है? पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा लिक्विडिटी एनालिसिस और तीसरा स्टेशनरी रिक्वायरमेंट। यस और नो बेटा? मेरी बात समझ में आती है? ये आपके मॉड्यूल्स में दिए गए हैं, इनको आप थोड़ा रीडिंग करेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिख कर आएंगे। हेडिंग एज इट इज रहनी चाहिए और फिर 3-3 लाइन लिखेंगे। यस और नो बेटा जी? नहीं समझ में आया मेरे बेटा? अरे हाँ और ना? तो अब आपको ये क्लियर हो गया ना बेटा जी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब पहला पॉइंट क्या था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। क्या क्लोजिंग स्टॉक का इनकम से कोई रिलेशन है? आंसर आता है यस। क्लोजिंग स्टॉक अगर गलत तो प्रॉफिट भी गलत, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको इनका रिलेशन समझ में आना चाहिए कि इन्वेंट्री का आपस में क्या रिलेशन है, किस किस से? इनकम, बैलेंस शीट, लिक्विडिटी रेशियो और रिप्रेजेंटेशन। यस और नो बेटा? कोई डाउट? कुछ पूछोगे? अब ये आपका इन्वेंट्री अब कंप्लीट हुआ है मेरे बेटे। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट और ये क्लोज्ड। कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए, नहीं है तो मेरे बेटे जी फिर हम आगे चलेंगे। बोलिए बेटा, कोई डाउट? अरे हाँ और ना? क्वेश्चन नंबर दिखाना भैया, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12 इसमें होगा, इसमें नहीं है? मेरे को पहली लाइन बताओगे बेटा? इन्वेंट्री टेकिंग का होगा 100%। या तो बुक लाओ फटाफट मेरे पास। एक क्वेश्चन मेरे पे रहता है बस इसमें। कौन सा रहता है मालूम है ना? तो देना बेटा, इधर आओ, इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसको अलग से ही बता दूं, आराम से ही बता दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई बात नहीं, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है?